नमस्कार दोस्तों, मिस्टर एंड मिसेज अजनबी की हॉरर की दुनिया में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि जल्द ही हम मेजर अर्जुन राठौड़ की कहानी आपके सामने लाएंगे, तो आज हम अपना वादा पूरा करते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगेगा और आप मेजर अर्जुन और उनकी टीम को अपना भरपूर प्यार देंगे। कहानी शुरू करने से पहले हमारी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारे इस छोटे से चैनल की बहुत मदद होती है। तो चलिए हमारे इस रोमांच और डर से भरे सफर को शुरू करते हैं। राजस्थान के एक दूरस्थ गांव कर्णवास में, जहां पीने के पानी जुटाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, वहीं गांव एक दूसरी ही चुनौती से जूझ रहा था। वैसे तो यह भारत पाकिस्तान की सीमा के पास एक छोटा सा रेगिस्तानी गांव था, लेकिन इस गांव में कुछ बहुत ही बड़ा घटित हो रहा था। कुछ भयानक, कुछ डरावना, जो कि किसी की भी रूह को कंपा दे। गांव के लोग एक ऐसे श्राप से ग्रसित थे जो कि एक एक करके गांव की निवासियों को काल का ग्रास बना रहा था। लोग रात में बिना किसी निशान के गायब हो रहे थे। बस सुनने को मिलती थी तो उनकी दिल दहलाने वाली चीख। अगली सुबह उनके घरों के बाहर बस जलते हुए राख के ढेर मिलते थे, जो कि एक और आदमी या औरत के इस दुनिया से चले जाने का संकेत थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह भैरव का शाप है, एक प्राचीन योद्धा जो 1000 साल पहले एक अघोरी से श्रापित हुआ था और अब उसकी आत्मा इस गांव के लोगों को अपने साथ ले जा रही थी। ये कहानी सच थी या झूठ, कोई इसके बारे में पूरे यकीन से नहीं कह सकता था। लेकिन अगर ये कहानी सच थी, तो क्यों ये भैरव 1000 सालों के बाद फिर से जागकर लोगों को अपना शिकार बना रहा है? पहले पहल जब ये सारी घटनाएं शुरू हुई, तो लोगों को लगा शायद कोई शेर गिर के जंगलों से भटक कर उनके गांव में आया है और वहीं लोगों को अपना शिकार बना रहा है। शुरुआत में गांव के कुछ सक्षम युवकों ने रात को लाठी तलवारों के साथ गांव में पहरा देना शुरू कर दिया। पहली रात को जब 5-6 युवक गांव की गश्त पर थे, तो उन्होंने एक काले साए को देखा। इससे पहले वे कुछ भी समझ पाते, वो साया सबसे ताकतवर युवक को किसी चीते की गति से जमीन से घसीटता हुआ दूर गांव के बाहर रेगिस्तानी बीहड़ों में ले गया। सबसे ताकतवर युवक का यह अंजाम देखकर बाकी के युवा अपने अपने घरों में छिप गए। अगले दिन सुबह को उस युवक के घर के बाहर फिर से एक राख का ढेर मिला। अब गांव वालों को यह विश्वास हो गया था कि यह काम किसी जानवर का नहीं, बल्कि किसी भूत, प्रेत या जिन्न का है। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, भैरव है ये, भैरव जाग गया है और ये किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। गांव वालों ने आश्चर्य और डरते हुए पूछा, कौन भैरव बाबा? तो उस बुजुर्ग ने बताया, आज से कई 100 साल पहले कुछ ब्राह्मणों और साधुओं ने आक्रांताओं से अपने मंदिरों और मासूम लोगों को बचाने के लिए हथियार उठाए थे। उन्हीं में एक साधु था भैरव। गांव की सीमा के बाहर जो खंडहर है, किसी समय ये एक विशाल शिव मंदिर हुआ करता था, जिसके खजाने में सोने चांदी के ढेर थे। इसी मंदिर की रक्षा का दायित्व भैरव और उसके शिष्यों को मिला था। भैरव और उसके शिष्य कुशल योद्धा थे और कई बार उन्होंने मंदिर को लुटेरों और आक्रांताओं से बचाया था। उनके यहां होने के कारण गांव और मंदिर पर हमले बंद हो गए थे। लेकिन समय के बीतने के साथ भैरव के मन में अहंकार पैदा हो गया और वो गांव और आसपास के लोगों को हीन दृष्टि से देखने लगा। धीरे धीरे उसमें बुरी आदतें आ गईं। शराब पीना और औरतों का शोषण करना अब उसकी नित्य क्रिया का हिस्सा बन चुका था। मंदिर के खजाने को भी अब वो अपनी व्यक्तिगत संपत्ति समझ रहा था और उस धन को अपनी बुरी आदतों पर खर्च करने लगा। जिस किसी ने भी उसका विरोध किया, भैरव ने उसे मौत के घाट उतार दिया। अब तो जब भी उसका मन करता, वह आसपास के गांवों की लड़कियों को उठाकर ले जाता। गांव वाले उसके अत्याचारों से पीड़ित थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। उन्हीं दिनों गांव में एक अघोरी बाबा आए। गांव वालों ने उस अघोरी बाबा को सारी कहानी बताई, तो वो अघोरी बाबा बहुत क्रोधित हुए और तत्काल भैरव के पास पहुंचे। उन्होंने अपने तप की शक्ति से भैरव को जलाकर भस्म कर दिया और उसे श्राप दिया कि मरने के बाद वो सबसे निम्न कोटि का ब्रह्म राक्षस बनेगा। ब्रह्म राक्षस बनने के बाद भैरव निर्दोष गांव वालों को ना सताए, इसलिए उन्होंने उसकी राख को एक मटके में डाल
अभिमंत्रित करके गांव में ही किसी स्थान में जमीन के नीचे गाड़ दिया। मुझे अब यह नहीं पता कि इतने सालों के बाद भैरव कैसे जाग गया। गांव वाले ये सुनकर दहशत में आ गए और कुछ लोगों ने गांव को छोड़ने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने गांव की सीमा के बाहर कदम रखा, किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें भस्म कर दिया। कोई भी गांव को छोड़कर नहीं जा सकता था, वे बस कैद होकर रह गए थे। गांव वालों ने बहुत से तांत्रिकों और ओझाओं को बुलाया, लेकिन जो भी इस आत्मा से टकराया वह अगले दिन राख में बदल गया। आज फिर एक सिद्ध तांत्रिक भैरव को काबू करने के लिए आया था। गांव वालों को काफी उम्मीदें थीं कि यह तांत्रिक उन्हें भैरव के प्रकोप से बचाएगा। रात को तांत्रिक गांव के बीचों बीच एक अनुष्ठान करने लगा और गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों में दुबक कर बैठे थे। अचानक रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक दर्दनाक चीख उभरी। गांव वाले समझ गए ये उस तांत्रिक की ही चीख थी। उसी समय कर्णवास से सैकड़ों किलोमीटर दूर जैसलमेर के एक होटल के कमरे में भी एक हल्की चीख गूंजी। ये चीख एक 35 साल के आदमी के मुंह से निकली थी, जैसे कि उसने कोई बहुत ही भयानक सपना देखा था। आंखें खोलते हुए वो आदमी उठ के बैठ गया और उसके बेड के नीचे बैठा काला पहाड़ी कुत्ता छट से बेड पर चढ़ गया और उस आदमी का हाथ चाटने लगा। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि मेजर अर्जुन राठौड़ था और वो कुत्ता कालू था। मेजर की चीख सुनकर पास के बेड के सोया आदित्य भी जाग गया और एक पानी का गिलास लेकर मेजर अर्जुन के पास आया और अर्जुन को पानी दिया और उसकी बगल में कुर्सी पर बैठ गया। अर्जुन की सांसें अभी भी उखड़ी हुई थीं और दिल की धड़कन तेजी से चल रही थी। अर्जुन ने पानी पिया। आदित्य ने पूछा, फिर से वही सेम सपना आया क्या? अर्जुन ने हां में सिर हिला दिया। आदि बोला, अर्जुन, हम पिछले 1 साल से साथ में काम कर रहे हैं। तुमने आज तक अपनी पिछली जिंदगी के बारे में ठीक से कुछ नहीं बताया। टुकड़ों टुकड़ों में कुछ बातें बताई हैं, लेकिन पूरी कहानी कभी नहीं। दोस्त, ये जो तुम हर कुछ दिनों के बाद यही सेम सपना देखकर उठ जाते हो, ये तुम्हारे अंदर दबा हुआ सैलाब है। निकल जाने दो आज इस सैलाब को जो तुमने अपने अंदर रोक कर रखा है। अर्जुन अपने अंदर के दर्द को छुपते हुए आदि को देखकर मुस्कुराया और बोला, ठीक है, आज मैं कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। अर्जुन ने शुरू से सारी कहानी सुनानी शुरू कर दी। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने श्रापित रेलवे स्टेशन की कहानी सुनी होगी। उसी कहानी में पहली बार मेजर अर्जुन, आदि और कालू की एंट्री हुई थी। अगर आपने उस कहानी को अभी तक नहीं सुना तो आप इस कहानी को सुनने के बाद वह कहानी भी सुन लें। मेजर अर्जुन ने जो कहानी आदि को सुनाई, वो कहानी अब हम अपने शब्दों में आपको सुनते हैं। यह कहानी मेजर अर्जुन राठौड़ की है, एक बहादुर सैनिक जिसने मौत को कई बार करीब से देखा, लेकिन जो कश्मीर के एक ऑपरेशन में हुआ, उसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मूलतः मेजर अर्जुन राठौड़ राजस्थान का रहने वाला था, लेकिन जब से उसने आर्मी ज्वाइन की थी तो पोस्टिंग वाली जगह ही उसका घर बन जाती थी। अपने साथियों के बीच अर्जुन की छवि एक जिंदा दिल, हंसमुख और निडर इंसान की थी, जो बड़े से बड़े संकट का भी पूरी हिम्मत से सामना करता है। अर्जुन के पिताजी भी आर्मी में थे और जब अर्जुन 8-9 साल का ही था तो देश की रक्षा करते हुए वो शहीद हुए थे। देशभक्ति और वीरता तो उसके खून में ही थी और बचपन से ही उसका सपना आर्मी ज्वाइन करने का था। अर्जुन की मां ने उसके इस जज्बे का सम्मान करते हुए उसे आर्मी ज्वाइन करने की इजाजत दे दी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अर्जुन ने आर्मी ज्वाइन कर ली और उसकी पहली पोस्टिंग लेफ्टिनेंट के तौर पर उत्तर पूर्वी भारत के अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर हुई। और उसकी वीरता और साहस को देखते हुए उसका प्रमोशन मेजर के पद पर हो गया और उसका ट्रांसफर स्पेशल फोर्सेस कश्मीर में हो गया। अर्जुन कश्मीर में पोस्टिंग से पहले कुछ दिन अपने घर आया। घर पर अंजलि उसका इंतजार कर रही थी। अर्जुन ने अपने कॉलेज के दिनों की गर्लफ्रेंड अंजलि से शादी की थी और शादी के 2 सालों के बाद अर्जुन की माताजी का भी स्वर्गवास हो गया था। अब सिर्फ अंजलि ही अर्जुन का परिवार थी। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। जब भी उसे छुट्टी मिलती तो वो पूरा समय अंजलि के साथ ही बिताता था। शादी को 9 साल हो गए थे और अंजलि की किसी शारीरिक कॉम्प्लिकेशंस की वजह से कभी मां नहीं बन सकती थी। रिश्तेदारों ने अर्जुन को दूसरी शादी करने के लिए बहुत जोर लगाया ताकि उनके खानदान को कोई वारिस मिले, लेकिन अर्जुन अंजलि के सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता था।
अंजलि अर्जुन की जिंदगी का हिस्सा थी। यही अर्जुन के लिए काफी था। अर्जुन राजस्थान की एक छोटी सी रियासत का वारिस था। आजादी के बाद जब राजे रजवाड़ों का शासन खत्म हो चुका था, फिर भी वहां की आवाम आज भी उनके खानदान की अपना राजा मानती थी और उनका बहुत सम्मान था। कुछ दिनों बाद अर्जुन चार्ज लेने कश्मीर चला गया। चार्ज लेने के बाद अर्जुन अपने ने साथियों से मिला। उसका व्यवहार अपनी कंपनी के सैनिकों से बड़े भाई जैसा था। अगर आप में कोई आर्मी में हो या किसी का कोई रिश्तेदार आर्मी में हो, तो उन्हें पता होगा कि सैनिकों का उनके कमांडिंग ऑफिसर या सीईओ से वही रिश्ता होता है जैसे कि किसी बड़े भाई या पिता का होता है, और वे अपने सीईओ के एक आदेश पर अपनी जान तक दे सकते हैं। और भारतीय आर्मी की परंपरा के अनुसार उनका कमांडिंग ऑफिसर भी उन्हें लीड फ्रॉम द फ्रंट, यानी पहले खुद आगे बढ़ के किसी ऑपरेशन में अपनी टीम को लीड करता है। ऐसे कई मिशन थे जिनमें मेजर अर्जुन ने अपने टीम के साथ हमारे देश के दुश्मनों का सफाया किया था, और इसके लिए अर्जुन को कई सारे मेडल मिल चुके थे। लेकिन फिर एक दिन वो काली मनहूस रात आई जिसने अर्जुन की जिंदगी को एक ऐसा मोड़ दिया ही उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। जनवरी की वो सर्द रात थी और कश्मीर में बहुत बर्फबारी हो रही थी। तभी आर्मी इंटेलिजेंस को खबर मिली कि पास के ही एक गांव में कुछ घुसपैठिए छुपकर बैठे हैं। अफसर ये पता करते हैं कि क्या कोई टीम इस समय उस इलाके के आसपास गश्त पर है। वहीं दूसरी ओर मेजर अर्जुन अपनी 6 सैनिकों की टीम के साथ उसी जगह से कुछ दूर पेट्रोलिंग कर रहे थे। भारी बर्फबारी के चलते घुटनों तक बर्फ थी। कई बार इसी बर्फबारी का फायदा उठाकर घुसपैठिए सरहद पार कर भारत में दाखिल होते थे। अचानक उनके रेडियो पर एक सूचना आई और आर्मी इंटेलिजेंस ने बताया कि 2 घुसपैठिए पुराने गांव में कहीं छिपे हैं। अर्जुन अपने साथियों से बोला, अभी अभी इंटेलिजेंस की तरफ से यह सूचना आई है कि 2 घुसपैठिए गांव में कहीं छुपकर बैठे हैं। ऑर्डर आया है कि जब तक बैकअप नहीं आ जाता, हम उन घुसपैठियों के छुपने की जगह को आइडेंटिफाई करें। हमें उन घुसपैठियों के छुपने की जगह को ढूंढना है। गांव जो कभी आबाद था, अब कुछ इक्का दुक्का लोग ही रहते हैं। अर्जुन की टीम में विशाल, रोहित, अंकित, शिवा, प्रताप और गौरव थे। अर्जुन का उनके प्रति व्यवहार एक अफसर का कम बड़े भाई जैसा ज्यादा था, और वो भी मर्यादा रखते हुए अर्जुन से हंसी मजाक करते रहते थे और कभी कभी अर्जुन को राजा साहब बोलकर चिढ़ाते थे। शिवा ने कहा, ये तो वही गांव है जिसके बारे में पिछले दिनों बातें चली थीं कि यहां पर लोग अचानक से गायब हो रहे हैं और ज्यादातर लोग गांव छोड़कर जा चुके हैं, और अब गांव में कुछ बूढ़े लोग ही बचे हैं जिन्होंने गांव को छोड़कर जाने से मना कर दिया। विशाल ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, कुछ भी यार, तू सीरियसली इस बात पर विश्वास कर रहा है? जरूर ही ये अलगाववादियों की फैलाई हुई अफवाह है। मैंने भी सुना है इसके बारे में, और कितना फनी नाम है, डंडा। विशाल हंसने लगा। शिवा ने गंभीर स्वर में कहा, हंस मत, सुना है कि ये खबरें सच हैं, और उस आत्मा का नाम डंडा नहीं, डांड है। कहते हैं कि जो भी उसकी आंखों में देखता है वह उसे या तो अपनी दुनिया में ले जाता है या फिर उसकी आत्मा चुरा लेता है। सभी सैनिक हंसने लगते हैं जैसे उन्हें इस अफवाह पर यकीन न हो। अर्जुन को यकीन नहीं था कि ये सिर्फ अफवाहें थीं या कुछ और। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह एक सैनिक था और डर उसकी फितरत में नहीं था। उसने कड़कती हुई आवाज में कहा, बॉयज, स्टॉप वेस्टिंग टाइम ऑन दिस नॉनसेंस। हमें एक मिशन मिला है और हमें उसे पूरा करना है। गांव यहां से करीबन 2 किलोमीटर दूर है। जब तक हम टारगेट आइडेंटिफाई नहीं कर लेते, कंप्लीट रेडियो साइलेंस मेंटेन करना है। और याद रहे, एक बार हम गांव पहुंच गए तो कोई आवाज नहीं। सभी सैनिक एक आवाज में बोलते हैं, यस सर, और सभी गांव की ओर बढ़ते हैं। गांव में पूरी तरह से सन्नाटा फैला हुआ था। सबने अपनी नाइट विजन गॉगल्स पहन लिए और अर्जुन थर्मल इमेजिंग से गांव को देखने लगा। अर्जुन ने थर्मल इमेजिंग से गांव में मौजूद लोगों के हीट सिग्नेचर देखे। ज्यादातर घर खाली थे और कुछ ही घरों में कुछ लोग थे जो शायद गांव के बचे हुए बूढ़े लोग थे। अर्जुन दूर से ही गांव का जायजा ले रहा था। तभी एक घर में उसे 2 लोगों के हीट सिग्नेचर मिले जो कि लंबी कद काठी के थे और उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनी थी। ये वही घुसपैठिए थे, लेकिन मेजर अर्जुन को अभी भी विजुअल कॉन्फर्मेशन चाहिए थी, तो उसने गौरव को उस घर की तरफ भेजा। गौरव धीरे धीरे उस घर के पास गया
और उसने खिड़की से अंदर झांका तो अंदर 2 घुसपैठिए बंदूकों से लैस इधर उधर टहल रहे थे। गौरव ने घुसपैठियों के वहां होने को कंफर्म किया। अर्जुन ने रेडियो से घुसपैठियों के वहां होने की पुष्टि की और वहीं दूर बैठे बैकअप के आने का इंतजार करने लगे। तभी अचानक गोलियों के चलने की आवाज आई। ये सुनकर सब चौंक गए। अर्जुन जल्दी से थर्मल इमेजिंग में देखने लगा। घर के अंदर दोनों घुसपैठिए किसी पर गोली चला रहे थे। घर के अंदर दोनों घुसपैठियों का लाल थर्मल सिग्नेचर दिखाई दे रहा था और वो किसी तीसरे नीले इमेज पर गोलियां चला रहे थे। ये किसी ठंडे खून के जीव या मृत शरीर का इशारा था। फिर अचानक एक दर्दनाक चीख उभरी और कुछ ही क्षणों में शांत हो गई। अर्जुन ने अपनी टुकड़ी से कहा, लेट्स गो बॉयज, वहां कुछ अजीब हो रहा है, हमें जाकर देखना होगा। और सभी झाड़ियों से निकलकर उस घर की तरफ दौड़ने लगे। तभी एक और दर्दनाक चीख सुनाई दी और फिर शांत हो गई। गांव की गलियां वीरान थीं। गांव के ज्यादातर मकान लकड़ी के बने थे, उनमें से लगभग सभी खाली थे। अर्जुन और उसकी टुकड़ी ने उस घर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। घर का दरवाजा अंदर से बंद था तो वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए। वहां पर एक घुसपैठिए की लाश थी जिसने अभी तक अपनी बंदूक पकड़ी थी। उसके चेहरे से ऐसे लग रहा था कि उसने कुछ बहुत ही खौफनाक मंजर देखा है। उसकी आंखें डर से फटी पड़ी थीं, मुंह सूखा हुआ जो किसी दहशत का सबूत दे रहा था। दूसरा घुसपैठिया घर में मौजूद नहीं था, जैसे कि उसे जमीन निगल गई हो। तभी हवा में अचानक ठंडक आ गई। रेडियो में अजीब सी स्टैटिक आने लगी। सैनिकों को अपने कानों में फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। कोई उन्हें उनके नाम से बुला रहा था। ये कोई खेल खेल रहा है, अर्जुन ने सोचा। लेकिन तभी एक सैनिक चीखते हुए हवा में उठ गया और कुछ दिखने से पहले ही गायब हो गया। बाकी सैनिकों ने गोलियां चलाईं, लेकिन निशाने पर कुछ नहीं था। अर्जुन ने चीखते हुए कहा, यहां कुछ पैरानॉर्मल है, फॉल बैक गाइस। सभी घर से निकलते हुए गांव की गलियों से दौड़ने लगे। तभी दूर एक स्ट्रीट लैंप की रोशनी में उन्हें दिखा डांड डांड, कश्मीरी लोक कथाओं का एक प्राचीन प्रेत जो उन लोगों की आत्माएं खाता था जो उसकी आंखों में देखते थे। उसका शरीर अधजला था, उसकी आंखें कोयले जैसी चमक रही थीं। वह चलता नहीं था, हवा में तैरता था, और जो उसकी तरफ देखता उसकी आत्मा उसी पल निकलकर हवा में घुल जाती। सैनिकों ने उस पर गोलियां चलाई, लेकिन वो गोलियां उनके शरीर के आर पार हो गईं, बिना उसे कोई खरोंच पहुंचाए। सभी गांव की सीमा से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक घर का दरवाजा खुला और एक बूढ़े आदमी ने उन्हें घर के अंदर आने का इशारा किया। अर्जुन ने अपने साथियों को उस घर की तरफ जाने का निर्देश दिया। सभी उस घर की तरफ भागने लगे। तभी पीछे से उसके 2 साथी अचानक हवा में गायब हो गए। अर्जुन चाहकर भी कुछ न कर सका। उसका मकसद अपने बचे हुए 3 साथियों की सुरक्षित उस घर में ले जाना था। सभी घर के अंदर घुस गए और बूढ़े ने जल्दी से घर का दरवाजा बंद कर दिया और दरवाजे पर कोई काला धागा बांध दिया। डांड बाहर से दरवाजा जोर जोर से पीटने लगा, लेकिन वो अंदर नहीं आ सका और कुछ देर के बाद उसने दरवाजा पीटना बंद कर दिया। अब सिर्फ अर्जुन, विशाल, शिवा और प्रताप ही बचे थे। अंकित, रोहित और गौरव डांड का शिकार बन चुके थे। अर्जुन ने उस बूढ़े की तरफ देखकर पूछा, बाबा, ये सब क्या था? ये कैसा हैवान है जिस पर गोलियों का भी असर नहीं होता? बूढ़े ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, यह अल्लाह का अजाब है बेटा। मुझे तुम्हारे साथियों के मरने का दुख है, लेकिन तुम्हारी ये बंदूकें इस पर असर नहीं करेंगी। तुम आज रात इसी घर में रुक जाओ। ये काला धागा मौलवी जी ने इबादत से पाक किया है। डांड इसे पार नहीं कर सकता। बाहर कोई भी सुरक्षित नहीं है। तभी अर्जुन को याद आया कि बैकअप टीम यहां पर आ रही है। उन्हें डांड के बारे में कुछ नहीं पता और वो डांड का आसानी से शिकार बन जाएंगे। लेकिन रेडियो तो अंकित से साथ ही चला गया था और अब वो बैकअप टीम को यहां की सिचुएशन के बारे में खबरदार नहीं कर सकते थे। बाबा, इस शैतान से लड़ने का कोई तरीका नहीं है। मेरे और भी साथी इसी और आ रहे हैं और वो भी इसका शिकार बन जाएंगे। क्या इसे हराने का कोई तरीका नहीं है? बूढ़े ने कुछ सोचकर कहा, एक तरीका तो है, लेकिन पता नहीं वो काम करेगा या नहीं। कहते हैं डांड अपनी परछाई आईने में नहीं देख सकता। शायद यहां किसी घर में एक बड़ा सा आईना हो
जिसमें डांड की पूरी परछाई दिख सके। आईने में अपनी परछाई देखकर कुछ देर के लिए डांड अपनी दुनिया में कैद हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि उसे कैसे मारा जाए। बूढ़ा ये बोलकर चुप हो गया और पास में पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया। मेजर अर्जुन अपने बचे हुए साथियों की तरफ देखकर बोला, हमारे और भी साथी इस मौत के कुएं की तरफ आ रहे हैं। हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला, हम यहीं इसी घर के अंदर छुपकर बैठ जाएं और बाहर अपने साथियों को मारने के लिए छोड़ दें। दूसरा, हम बाहर निकलें और किसी तरह से एक बड़ा सा मिरर ढूंढकर डांड को हराने की कोशिश करें। इस काम में जान जाने का खतरा है, लेकिन शायद हम अपनी और अपने दूसरे साथियों की जान बचा लें। मैं ये फैसला आप सब पर छोड़ता हूं। जो कोई भी मेरे साथ बाहर जाकर लड़ना चाहे आ सकता है। अर्जुन के तीनों साथियों ने गर्व से अर्जुन की तरफ देखा और बोले, सर, हम हर कदम पर आपके साथ हैं। अर्जुन को अपने साथियों पर फक्र महसूस हो रहा था। उसने बूढ़े से कहा, बाबा, हमें बाहर जाकर उस हैवान से लड़ना होगा। आप हमारे पीछे से दरवाजा बंद कर लें। अर्जुन और उसकी बची हुई टीम बाहर निकल गई और बूढ़े ने दरवाजा बंद कर दिया। अर्जुन और उसके साथी एक एक घर में जाकर आईना ढूंढने लगे। तभी एक घर के अंदर तापमान गिर गया। अर्जुन ने कहा, जल्दी बाहर निकलो यहां से। डांड वहीं उस घर में प्रकट हुआ और उसने प्रताप को गले से पकड़कर हवा में उठा दिया और उसकी आंखों में देखने लगा। देखते ही देखते प्रताप की आंखें सफेद होने लगी और उसके मुंह से कोई धुआं निकलता हुआ डांड के मुंह के जाने लगा। मेजर अर्जुन ने एक चाकू से डांड पर वार किया, लेकिन उसका शरीर तो जैसे फौलाद की तरह सख्त था और चाकू टूट गया। इतने में डांड ने प्रताप का निर्जीव शरीर जमीन पर फेंक दिया। शिवा और विशाल अर्जुन को खींचते हुए उस घर से बाहर ले गए। वे तीनों दूसरे घरों में आईना ढूंढने लगे। तभी उन्हें एक घर में बड़ा सा आईना मिला। अब बस किसी तरह से डांड को इस आईने के सामने लाना था। उन्होंने शीशे को किसी कपड़े से ढक दिया और डांड का इंतजार करने लगे। तभी डांड उनके पीछे से प्रकट हुआ और विशाल और शिवा को गले से पकड़कर तेजी से अंधेरे में ले गया। बस उनकी आखिरी चीखें अंधेरे में खो गईं। अर्जुन अंधेरे की तरफ देख ही रहा था कि डांड दोबारा प्रकट हुआ। तभी अर्जुन को कुछ जीपें और ट्रक बाहर आते हुए सुनाई दिए। डांड ने अर्जुन को गले से पकड़कर हवा में उठा दिया और उसकी आंखों में देखने लगा। अर्जुन की आंखें सफेद होने लगी और उसे महसूस हुआ कि वो किसी दूसरी दुनिया में जा रहा है, जहां चारों ओर अंधेरा, ठंड और हजारों आत्माएं हवा में तैर रही थीं। तभी अर्जुन की आंखों के सामने अंजलि का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ गया। अर्जुन में जैसे एक नई शक्ति का संचार हुआ और उसने अपने पैर से पास ही पड़े आईने से कपड़ा हटा दिया। डांड ने अपनी परछाई आईने में देखी और जोर से चीखा। यह कोई शब्द नहीं, बल्कि किसी जानवर के दहाड़ने जैसी आवाज थी। डांड ने अर्जुन को जमीन पर फेंक दिया और दहाड़ता हुआ उसी आईने में समाकर गायब हो गया। अर्जुन ने अपनी हिम्मत से डांड को उसकी दुनिया में वापस भेज दिया और बैकअप टीम को बचा लिया था, जिसके बारे में उन्हें पता ही नहीं था। अर्जुन जमीन पर गिरते ही बेहोश हो गया। उसकी आंखें अभी भी कुछ सफेद थीं। 2 हफ्तों के बाद अर्जुन ने श्रीनगर के आर्मी हॉस्पिटल में आंखें खोली। उसके बेड के पास एक कुर्सी में अंजलि आंखें बंद किए बैठी थी। अर्जुन ने अंजलि को पुकारा। अंजलि ने फौरन अपनी आंखें खोली और मन ही मन भगवान का धन्यवाद कर अर्जुन के गले लग गई और डॉक्टर को बुलाने लगी। डॉक्टर और एक नर्स जल्दी से कमरे में आए और अर्जुन को चेक करने लगे। सब ठीक था तो डॉक्टर अर्जुन से बोला, भगवान की दया से आप 2 हफ्तों के बाद कोमा से बाहर आए हैं। अंजलि सारा समय यहीं आपके पास ही थी। शायद इनकी प्रेयर्स से आज आप कोमा से बाहर आए हैं। तभी अर्जुन को अपने साथियों के बारे में याद आया तो उसने पूछा, डॉक्टर, मेरी टीम कैसे हैं वे सब? डॉक्टर ने कहा, मेजर, आपकी ब्रीफिंग होनी बाकी है, वहीं पर आपको सब पता चलेगा। मैं कुछ और टेस्ट्स करके आपको फिटनेस सर्टिफिकेट दे दूंगा, तब आप अपने सुपीरियर से सब पूछ सकते हैं। कुछ चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने अर्जुन को फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया और उसे ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया। अर्जुन को बताया गया कि बैकअप टीम को वहां पर एक घुसपैठिए और 4 सैनिकों की लाश मिली। 2 सैनिक और एक घुसपैठिया गायब था। अर्जुन ने सारी घटना के बारे में उन्हें बताया, लेकिन किसी ने अर्जुन की बातों पर यकीन नहीं किया।
और वे सोच रहे थे कि अर्जुन का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। अर्जुन को अपनी टीम के जाने का बहुत दुख था और उससे भी अधिक इस बात का दुख था कि किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं था। आर्मी कमीशन ने उस ऑपरेशन को फेल ऑपरेशन घोषित कर दिया और अर्जुन को फोर्स्ड लीव पर भेज दिया। अर्जुन ने दुखी होकर आर्मी से इस्तीफा दे दिया। सिर्फ अंजलि को ही अर्जुन की बात पर यकीन था और वो हर कदम अर्जुन के साथ थी। अर्जुन एक बार फिर से उस गांव में गया, लेकिन अब वो गांव पूरी तरह से उजाड़ था और अब कोई भी बूढ़ा उस गांव में नहीं था। अर्जुन को यकीन हो गया था कि इस दुनिया में सिर्फ बुरे इंसान ही नहीं होते, बल्कि कुछ काली शक्तियां भी होती हैं जो इंसानों के बीच रहती हैं। अर्जुन वापस राजस्थान अपने पुश्तैनी घर में वापस आ गया और इन काली शक्तियों के बारे में किताबों और इंटरनेट पर पढ़ने लगा। जो कुछ भी उसने पढ़ा, ये जानकर अर्जुन हैरान हो गया कि सचमुच में इतनी काली शक्तियां और शैतान हमारे बीच मौजूद हैं। वह अंजलि के साथ इन सब बातों को शेयर करता। अंजलि को अर्जुन पर पूरा विश्वास तो था, लेकिन वह अर्जुन के इस नए जुनून को लेकर चिंतित थी। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। दिन में अर्जुन अपनी पुश्तैनी जागीरों की देखरेख करता और देर रात तक इन काली शक्तियों के बारे में पढ़ता रहता। अब तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ अजीब होने लगा। घर में चीजें अपने आप हिलने लगीं, अंधेरे में किसी के खड़े होने का एहसास होने लगा और अर्जुन को कई बार वही फुसफुसाहट सुनाई दी जो उसने कश्मीर में सुनी थी। अर्जुन के मन में एक अजीब सा डर पैदा होने लगा। ये डर अपने लिए नहीं, बल्कि अंजलि को लेकर था। अब तो अंजलि भी घर में कुछ अजीब सा महसूस करने लगी थी, लेकिन वह इसे सिर्फ थकान और तनाव मानती रही। उसने अर्जुन को यह बताना ठीक नहीं समझा। पता नहीं अर्जुन इसे लेकर कैसे रिएक्ट करे। एक रात अंजलि बेड पर सो रही थी और अर्जुन वहीं बेड पर अपने लैपटॉप पर कुछ पढ़ रहा था कि बिजली अचानक चली गई। अर्जुन ने बेड के पास ड्रॉअर से टॉर्च निकली और घर के पीछे फ्यूज चेक करने चला गया। फ्यूज बिल्कुल ठीक था, तो अर्जुन वापस कमरे में जाने लगा। कमरे के पास पहुंचते ही अर्जुन को ठंड का एहसास हुआ, तो अचानक कश्मीर का वो दृश्य और डांड का वो डरावना स्वरूप अर्जुन की आंखों के सामने आ गया और वो दौड़कर कमरे में गया। कमरे में ठंडक बढ़ चुकी थी और अर्जुन को महसूस हुआ कि डांड वहीं था, अंधेरे में छिपा हुआ, देख रहा था, इंतजार कर रहा था। अर्जुन ने तुरंत पिस्तौल उठाई, लेकिन वह जानता था कि गोलियां बेकार थीं। तभी अंजलि का शरीर हवा में उठा। अर्जुन ने पलटकर देखा, डांड ने उसे उठा लिया था। अर्जुन दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें डांड की आंखों से मिलीं, वह वहीं जड़ हो गया। अगले ही पल उसने अंजलि की आंखों में देखा और एक धुआं अंजलि के मुंह से निकलकर डांड के मुंह में जाने लगा। अर्जुन जैसे जम सा गया था और वो चाहकर भी अपने हाथ पांव नहीं हिला पा रहा था। अंजलि की आंखें सफेद हो गईं और उसका शरीर निर्जीव होकर जमीन पर गिर पड़ा। डांड ने दिल दहला देने वाली निगाहों से अर्जुन को देखा और उसके चेहरे पर एक डरावनी सी मुस्कान थी और डांड वहां से गायब हो गया। डांड के गायब होते ही अर्जुन निढाल होकर जमीन पर गिर गया और वह अपने शरीर को घसीटते हुए अंजलि के मृत शरीर के पास आया और अंजलि को बाहों में लेकर जोर से चीखा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वह सारी रात अंजलि के निर्जीव शरीर को अपनी बाहों में भरकर रात भर रोता रहा। अगले दिन सुबह नौकरों ने अर्जुन को इस अवस्था में देखा और उन्होंने अर्जुन को हिलाया। अर्जुन बस एक बुत की तरह अंजलि को अपनी गोद में लिटाए बैठा था और उसकी आंखों के आंसू अभी भी बह रहे थे। नौकरों ने अर्जुन के चाचा और कुछ और रिश्तेदारों को फोन किया। सभी ने मिलकर अर्जुन को उठाया। डॉक्टरों के मुताबिक अंजलि को कार्डियक अरेस्ट हुआ था और उसके दिल की धड़कन अचानक बंद हो गई। अर्जुन को तो असली कारण का पता था, लेकिन उसने किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया। अंजलि का अंतिम संस्कार करते समय अर्जुन ने यह कसम खाई कि वो अंजलि की मौत का बदला लेगा। अंजलि की 13वीं के बाद अर्जुन ने सारे कामकाज, जमीनों और फसलों के लेन देन की जिम्मेदारी अपने चाचा को सौंप दी और अपनी जीप लेकर घर से निकल पड़ा। न कोई मंजिल, बस वो सड़क पर निकल पड़ा। दिन भर जीप चलता हुआ वो बस यहां से वहां जाता रहा और रात होने पर किसी होटल में रुक सारी रात इंटरनेट पर पारलौकिक घटनाओं के बारे में पढ़ता रहता और थक कर सो जाता। फिर सुबह उठकर अनजान रास्तों पर निकल जाता। अर्जुन को यह तो पता था कि उसका लक्ष्य क्या है,
बस ये नहीं पता था कि उस लक्ष्य तक पहुंचे कैसे। वो कुछ साधु संतों, अघोरी, ओझा और तांत्रिकों से मिला, लेकिन किसी के साथ उसे जुड़ाव महसूस नहीं हुआ और न ही किसी ने उसके सवालों का ठीक से जवाब दिया। फिर एक दिन उसने एक ब्लॉग पढ़ा जो कि इस दुनिया में मौजूद काली शक्तियों के बारे में था। अर्जुन ने उस व्यक्ति के पिछले ब्लॉग खंगाले और सभी ब्लॉग्स ध्यान से पढ़े और एक ब्लॉग डांट के बारे में था। अर्जुन ने ब्लॉगर का नाम ढूंढा तो वहां पर कोई नाम नहीं था, बस एक ईमेल एड्रेस था। अर्जुन ने तुरंत उस ईमेल पर अपने साथ हुई पूरी घटना को लिखकर ईमेल पोस्ट कर दिया। आज अर्जुन सुबह उठकर न सड़क पर निकला और न ही किसी और अनजान रास्ते की ओर बढ़ा। सारा दिन अर्जुन ईमेल के रिप्लाई के इंतजार में होटल के कमरे में बस इधर से उधर टहलता रहा। दिन ढल गया, लेकिन अर्जुन की ईमेल का कोई रिप्लाई नहीं आया। रात का खाना खाकर अर्जुन वहीं बेड पर लेट गया और उसको नींद आ गई। देर रात एक नोटिफिकेशन की आवाज सुनकर अर्जुन की आंख खुली। ये उसी अनजान ब्लॉगर का रिप्लाई था। अर्जुन ने जल्दी से उस ईमेल को खोला और पढ़ने लगा। ईमेल में लद्दाख के एक कैफे का एड्रेस था और 3 दिन बाद शाम के 7 बजे मिलने का टाइम। अर्जुन ने ईमेल का रिप्लाई किया, लेकिन अब वो ईमेल एड्रेस डीएक्टिवेट हो चुका था। अर्जुन ने कुछ सोचते हुए जल्दी से कमरे में बिखरा हुआ सारा सामान अपने बैग में भरा, जीप की चाबियां उठाई और बिल चुकाकर जीप में बैठ लद्दाख की ओर बढ़ गया। लगातार ड्राइव करने के बाद अगले दिन अर्जुन लद्दाख पहुंचा। वहीं एक छोटे से होटल में चेक इन करने के बाद उसी कैफे में पहुंच गया जिसका एड्रेस उस ब्लॉगर ने बताया था। कैफे पहुंचकर अर्जुन उस ब्लॉगर के बारे में पूछताछ करने लगा, लेकिन कोई भी उस अज्ञात ब्लॉगर के बारे में नहीं जानता था। थक हार कर अर्जुन अपने होटल रूम में वापस आ गया और अगले 2 दिन वहीं अपने कमरे की भीतर ही रहा। मिलने वाले दिन अर्जुन शाम 5 बजे अपने होटल से निकला और 6 बजे उस कैफे में पहुंचकर उस अनजान ब्लॉगर का इंतजार करने लगा। 1 घंटे में उसने 5 कॉफी पी ली थी। ज्यादा कॉफी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, किसी ने पीछे से अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अर्जुन ने पलटकर पीछे देखा तो करीबन 45 साल का माध्यम कद काठी वाला एक आदमी मुस्कुरा रहा था। देखने में औसत क्लीन शेव्ड वो आदमी चश्मा लगाए हुए था। वह किसी कॉलेज के प्रोफेसर जैसा लग रहा था। हाय, मैं अर्जुन, अर्जुन ने अपना परिचय देते हुए कहा और अपना हाथ मिलाने के लिए उस शख्स की ओर बढ़ाया। उस आदमी ने गर्मजोशी के साथ दोनों हाथों से अर्जुन से हाथ मिलाया और वहीं पास की एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, मेजर अर्जुन राठौड़, स्पेशल सर्विसेज, इंडियन आर्मी, बैज नंबर 332-414। जानता हूं मैं आपके बारे में मेजर। अर्जुन हैरानी से उस आदमी की तरफ देखने लगा, जैसे कि उसकी बॉडी लैंग्वेज और चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। उस आदमी ने कहा, माई नेम इज सिद्धार्थ, यू कैन कॉल मी सिड। जानता हूं आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं। पहले यहां का खाना खाते हैं, ऑथेंटिक लद्दाखी खाना है। अर्जुन बोलना तो बहुत कुछ चाहता था, पर वो अभी के लिए चुप हो गया। खाना खाकर सिड ने कहवा का ऑर्डर दिया। फिर उसने अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, मेजर, मुझे पता है आपकी वाइफ का जाना आपकी लाइफ का सबसे बड़ा लॉस है और कई अनसुलझे सवाल आपके मन में चल रहे हैं। मैं अपनी तरफ से उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करता हूं, जैसे कि आप पिछले कुछ महीनों से इंटरनेट पर इन काली शक्तियों के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। माफ कीजिए, आपकी ईमेल मिलने के बाद मैंने आपके लैपटॉप को हैक कर लिया था और आपके बारे में सारी जानकारी मुझे आपके लैपटॉप से ही मिली। आपका जिस शक्ति से सामना हुआ उसके जैसी या उससे भी बुरी कई काली शक्तियां हमारे आसपास मौजूद हैं। अर्जुन बिना बोले सिड की बातें सुन रहा था। सिड ने आगे बोलना जारी किया, जब आपने कश्मीर में डांड का सामना किया और अपनी पूरी टुकड़ी को खो दिया तो आप केवल कुछ सेकंड के लिए अंधेरे में डूब गए थे, लेकिन वह कोई सामान्य अंधेरा नहीं था। अर्जुन को याद आया कि जब डांड ने उसे गले से पकड़कर उठाया था, वह बेहोश जैसा हो गया था, तो वह एक अजीब दुनिया में था। वहां कोई आवाज नहीं थी, कोई जीवन नहीं था, सिर्फ एक अनंत अंधकार जिसमें सैकड़ों खोई हुई आत्माएं तैर रही थीं। अर्जुन ने खुद को वहां कुछ पलों के लिए देखा और फिर अचानक वह वापस इस दुनिया में लौट आया। सिद्धार्थ ने उसे बताया,
जो भी डांड की दुनिया को देख लेता है वह उसका हिस्सा बन जाता है। लेकिन आप वहां फंसे नहीं, बल्कि वापस लौट आए। यही कारण है कि डांड अब आपको छू नहीं सकता। उसके लिए आप अधूरे रह गए हैं, न पूरी तरह जीवित, न पूरी तरह मृत। जिस समय डांड ने आपको अपनी दुनिया में खींचा, उस समय आपकी वाइफ अंजलि वो शक्ति थी जिसने आपको डांड की दुनिया से खींचकर हम इंसानों की दुनिया में वापस लाया। जिस समय आपके सामने अंजलि का चेहरा आया, वो चेहरा डांड ने भी देखा था। वो अब आपको मार तो नहीं सकता था, तो इसीलिए उसने अंजलि को अपना शिकार बनाया ताकि आप अंदर से टूट जाएं। लेकिन शायद डांड को आपकी विल पावर के बारे में अंदाजा नहीं था कि आप टूटने वालों में नहीं हैं, बल्कि आप पूरी ताकत से समय आने पर उसका सामना करेंगे और उसे हराएंगे। अर्जुन ने सिद्धार्थ से पूछा, मैं कैसे इन ताकतों से लड़ सकता हूं? आर्मी से ट्रेनिंग ली है मैंने और देश के दुश्मनों से लड़ना अच्छी तरह से आता है मुझे, पर इन मानवता के दुश्मनों से कैसे लड़ूं? सिड ने जवाब दिया, इसीलिए तो हम आज मिल रहे हैं। आप कल सुबह 5 बजे इसी जगह पर मिलिए। मैं इस बात का आपसे वादा करता हूं कि आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा। जब आप अपनी ट्रेनिंग मेरे साथ पूरी करेंगे तो आप डांड ही नहीं बल्कि सभी काली शक्तियों का सामना कर सकेंगे। आप अपनी सभी दुनियावी वस्तुएं कहीं छोड़कर बस 2 जोड़ी कपड़ों के साथ यहां आ जाएं। बाकी सब आप मुझ पे छोड़ दें। अर्जुन सिद्धार्थ के बहुत प्रभावित हुआ था और उसने बिना सोचे हां बोल दी। अर्जुन ने वहीं होटल के पास एक गैराज किराए पे लिया और अपनी जीप और सारा सामान उसी गैराज में रख दिया और कुछ महीनों का किराया जमा कर वापस अपने होटल आ गया। अगले दिन सुबह 5 बजे एक छोटे से बैकपैक में 2 जोड़ी कपड़े, जैसे कि सिद्धार्थ ने बताया था, लेकर उस कैफे के बाहर पहुंच गया। सिद्धार्थ वहीं पर अर्जुन का इंतजार कर रहा था। आज उसने बौद्ध भिक्षुओं के जैसे कपड़े पहने थे। उसके साथ 2 घोड़े थे और वह एक घोड़े पर बैठ गया और अर्जुन को दूसरे घोड़े पर बैठने का इशारा किया। अर्जुन बिना कुछ कहे घोड़े पर बैठ सिद्धार्थ के पीछे पीछे चलने लगा। सिद्धार्थ और अर्जुन बर्फीली वादियों में चले जा रहे थे। कहीं दूर दूर तक फैले बर्फीले मैदान और कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़। लगातार 2 दिन के सफर के बाद वे एक गुफा के द्वार पर पहुंचे। अर्जुन के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही जब उसने गुफा के बाहर कई सारे सोलर पैनल और कुछ सैटेलाइट डिश एंटीना और कई तरह के उपकरण लगे देखे। गुफा इतनी बड़ी थी कि वे घोड़ों पर ही बैठे अंदर आ गए। थोड़ा अंदर जाने पर एक जगह 3 और घोड़े बंधे थे। सिद्धार्थ ने दोनों घोड़ों को वहीं बांधकर सभी घोड़ों को चारा और पानी दिया। सिद्धार्थ ने अर्जुन को अंदर चलने को कहा। अंदर जाने पर अर्जुन ने देखा कि वहां बहुत सारे कंप्यूटर और कई गैजेट्स लगे थे। अर्जुन ने हैरानी से सिद्धार्थ से पूछा, कौन हो तुम? यह क्या जगह है? सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, एक योगी, लेकिन कुछ अलग। सिद्धार्थ एक साधारण योगी नहीं था। वह प्राचीन ग्रंथों का झांता था, लेकिन आधुनिक विज्ञान का भी प्रयोग करता था। सिद्धार्थ केवल एक योगी नहीं था, बल्कि एक आधुनिक युग का योद्धा भी था। उसके पास इंटरनेट, सैटेलाइट डेटा और प्राचीन शास्त्रों की डिजिटल कॉपी थी। वह एक प्रकार का छायाचित्र समाज चला रहा था, जो दुनिया भर में रहस्यमयी शक्तियों का अध्ययन कर रहा था। ये एक तरह से एक कमांड सेंटर था जहां से सिद्धार्थ की सारी जानकारियां मिलती थीं। दुनिया के किसी भी कोने में कुछ असामान्य या पारलौकिक घटित होता तो उस स्थान पर हुए रेडिएशन, तापमान और फ्रीक्वेंसी के बदलाव के कारण मिनटों में सिद्धार्थ को इसके बारे में पता चल जाता। लेकिन उसने अपना ध्यान सिर्फ भारत में होने वाली घटनाओं पर ही केंद्रित किया था। उसने कुछ यंत्र बनाए थे जो किसी क्षेत्र की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीडिंग से किसी भूत, प्रेत, दानव, शैतान, चुड़ैल का पता कर सकते थे। सिद्धार्थ अर्जुन को गुफा में बने एक कमरे में ले गया, जहां पर एक बेड, एक स्टडी टेबल और चेयर, एक अलमारी जिसमें अर्जुन के साइज के कुछ बौद्ध भिक्षुओं जैसे कपड़े थे। फिर उसने अर्जुन से कहा, तुम कुछ दिन यहां रहो ताकि तुम्हारा शरीर यहां के वातावरण के अनुकूल हो सके। कुछ दिनों के बाद तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी। अगले कुछ दिन सिद्धार्थ ने अर्जुन को अपने उपकरण को इस्तेमाल करना सिखाया। उसने अर्जुन को बताया कि किस तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स किस तरह की काली शक्ति के बारे में बताती है। कैसे पता चलता है कि यह काली शक्ति एक चुड़ैल या छलावा या कोई प्रेत है। सभी की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। अर्जुन ये देखकर हैरान था
कि एक समय पर ही हजारों या फिर लाखों काली शक्तियां हमारे आसपास होती हैं। ज्यादातर शक्तियां बस धरती पर विचरण करती हैं और किसी को कोई कष्ट नहीं देती। सिर्फ कुछ काली शक्तियां इंसान को प्रभावित या कष्ट देती हैं। सिर्फ उनको ही खत्म करना चाहिए। अर्जुन अब सभी शक्तियों को पहचान चुका था। सिद्धार्थ अर्जुन को तलवार, लाठी, चाकू और दूसरे कई हथियार चलना सिखाता है। अपनी मेहनत और लगन से कुछ ही दिनों में अर्जुन इन सभी कलाओं में निपुण हो गया। अब ट्रेनिंग अर्जुन को हिंदू शास्त्रों और तंत्र विद्या के माध्यम से आत्माओं से लड़ने की कला सिखाने पर केंद्रित थी। सिद्धार्थ ने अर्जुन को सिखाया कि नवरत्न कवच यानी 9 रत्नों से बना ताबीज जो उसे बुरी आत्माओं की पकड़ से बचाएगा। उसने अर्जुन को हनुमान चालीसा और काली मंत्रों का सही उच्चारण सिखाया, जिससे वह आत्माओं को नियंत्रित कर सके। अर्जुन को अष्टगंध, 7 विशेष जड़ी बूटियों और चंदन का मिश्रण के महत्व के बारे में बताया गया, जो उसके हथियारों और शरीर को दिव्य सुरक्षा प्रदान करता। सिद्धार्थ ने अर्जुन को ध्यान और अघोर साधना सिखाई, जिससे वह किसी भी आत्मा की मौजूदगी को पहले ही भांप सके। अर्जुन को नरसिंह स्तोत्र दिया गया, जिसे सुनने मात्र से ही दुष्ट शक्तियां दूर हो जाती थीं। उसने अर्जुन किसी भी आत्मा से मुकाबला करने के लिए अपने साथ अक्षत यानी साबुत चावल, गंगाजल और ताम्रपत्र, जिस पर विशेष मंत्र अंकित होते थे, इस्तेमाल करने की विधि बताई। अर्जुन ने वहां पर 6 महीने रहकर सभी विद्याओं का अभ्यास किया। जब तक वो सभी विद्याओं में पूरी तरह से पारंगत हो गया तो एक दिन सिद्धार्थ ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, अब तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है। तुम वापस अपनी दुनिया में लौट सकते हो, लेकिन गुरु दक्षिणा में मुझे तुमसे एक वचन चाहिए। अर्जुन ने पूछा, वो क्या? तो सिद्धार्थ ने कहा, मुझे वचन दो कि तुम इन विद्याओं का प्रयोग निर्बल और सताए हुए लोगों को बचाने में करोगे, न कि अपने निजी बदले के लिए। वक्त आने पर डांट तुम्हारे सामने आएगा और तब तक तुम सिर्फ उसके सामने आने का इंतजार करोगे, न कि सब कुछ छोड़कर उसे ढूंढने की कोशिश करोगे। तुम किसी भी काली शक्ति से अपने निजी स्वार्थ के बिना मानवता के कल्याण के लिए लड़ोगे। अर्जुन ने यह वचन सिद्धार्थ को दिया। विदा होने से पहले सिद्धार्थ ने अर्जुन को कुछ चीजें दी। एक काले मोतियों की माला जिस पर बड़ा सा ओम का लॉकेट था, एक सैमुराई जैसी तलवार जो कि 5 धातुओं सोना, चांदी, तांबा, लोहा और पारा की बनी थी, और इसके ब्लेड पर त्रिशूल, AUM और महाकाल के मंत्र अंकित थे। यह सिर्फ एक हथियार नहीं था, बल्कि इसमें मंत्रों की ऊर्जा थी। जब अर्जुन इसे चलाता तो तलवार पर लिखे मंत्र चमक उठते और किसी भी नकारात्मक शक्ति को जलाने की क्षमता रखते थे। हिमालय में पाई जाने वाली एक दुर्लभ धातु की छड़ी भी दी, जिस पर कुछ मंत्र अंकित थे, जो कि किसी भी आत्मा को खत्म कर सकती थी। और सबसे अंत में सिद्धार्थ ने अर्जुन को पिस्तौल और गोलियों को अभिमंत्रित करना सिखाया, जिससे गोलियां बुरी आत्माओं के शरीर के आर पार न होकर उन्हें मार या घायल कर सकती थी। अर्जुन ने सिद्धार्थ का धन्यवाद किया और वापस लद्दाख आ गया। उसने गैराज से अपनी जीप और सामान लिया और वापस अपने घर राजस्थान आ गया और ईमेल्स और चैट से सिद्धार्थ से जुड़ा रहा, और सिद्धार्थ उसे समय समय पर उन काली शक्तियों के बारे में बताता रहता और अर्जुन उन काली शक्तियों को खत्म करता था। अब वह केवल एक सैनिक नहीं था, वह एक योद्धा बन चुका था जो अंधेरे की शक्तियों से लड़ने के लिए तैयार था। हर बार जब उसे किसी आत्मा से मुकाबला करना होता तो वह अपने गुरु सिद्धार्थ से ईमेल या फोन के जरिए मार्गदर्शन प्राप्त करता। सिद्धार्थ के पास प्राचीन ग्रंथों की डिजिटल कॉपी और एनालिटिकल सॉफ्टवेयर थे, जिससे वह तंत्र मंत्र और आधुनिक तकनीक को जोड़कर अर्जुन की मदद करता। अब अर्जुन की लड़ाई सिर्फ बदला लेने की नहीं थी, बल्कि एक धर्म युद्ध बन चुकी थी। एक ऐसा युद्ध जिसमें जीत केवल प्रकाश की होगी। ये थी मेजर अर्जुन राठौड़ की कहानी, जो उसने अपने साथी आदित्य को बताई थी और जिसे हमने आपको अपने शब्दों में पेश किया। चलिए वापस जैसलमेर के होटल के कमरे में चलते हैं, जहां अर्जुन अपनी कहानी आदि को सुना चुका था। अर्जुन ने भारी शब्दों में आदि से कहा, यह थी अब तक की सारी कहानी। इसके आगे की कहानी तुम जानते ही हो। ये मेरे हथियार और गन और गैजेट्स जो तुम इस्तेमाल करते हो, ये सब सिड से मिले हैं। सिड के बिना आज मैं इन ताकतों से नहीं लड़ पाता। आदि ने पूछा, तो ये सारी इंफॉर्मेशन कि हमें किस ताकत से लड़ना है, हमें सिड से मिलती है? और ये सभी हथियार और गैजेट सिड ने बनाए हैं? अर्जुन ने हां में जवाब दिया।
जब मुझे कर्णवास के इस केस के बारे पता चला तो मुझे लगा कि यह शायद डांड है, जैसे वह अपने शिकारों को उड़ाकर ले जाता है। यह बिल्कुल डांड के जैसा है। इसीलिए मैं सभी दूसरे केस छोड़कर यहां आने को तैयार हो गया। लेकिन यह डांड तो नहीं, लेकिन एक बहुत ही शक्तिशाली ब्रह्म राक्षस है जिसने पूरे गांव को आतंकित कर रखा है और हमें गांव वालों को इसके प्रकोप से बचाना है। चलो अब कुछ नींद ले लो, कल एक लंबी लड़ाई लड़नी है। अर्जुन की कहानी सुनकर आदि अर्जुन के साहस और जिंदादिली का कायल हो गया। अर्जुन की मानवता के लिए निष्काम सेवा को देखकर आदि की नजरों में अर्जुन की इज्जत और भी बढ़ गई। अगली सुबह जल्दी उठकर दोनों कालू के साथ कर्णवास की ओर चल दिए। मौसम काफी खुशगवार था। अर्जुन और आदि मौसम का मजा लेते लेते कर्णवास की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही वे कर्णवास की सीमा के नजदीक पहुंचे तो मौसम एकदम बदल गया। जहां पहले साफ आसमान में सूरज चमक रहा था, वहीं कर्णवास आते आते आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इस जगह पर कोई प्रलय आने वाली है। अर्जुन ने जीप गांव की सीमा के बाहर रोकी और आदि ने अपना लैपटॉप निकला और कुछ टाइप करने लगा। अर्जुन कालू को साथ लेकर दूर से गांव का मुआयना लेने लगा। कुछ देर बाद आदि ने अर्जुन की ओर देखा और बोला, तुम ठीक कह रहे थे, यह एक ब्रह्म राक्षस है, लेकिन ऐसे शक्तिशाली ब्रह्म राक्षस के बारे में कोई जानकारी नहीं है और ना ही हमने पहले कभी ऐसे दानव का सामना किया है। अर्जुन ने एक सिगरेट सुलगते हुए कहा, नहीं किया तो अब कर लेंगे। तैयार है ना तू कालू? कालू गोल चक्कर में अर्जुन के इर्द गिर्द दौड़ने लगा, जैसे वो अर्जुन की बात समझ गया हो और वो पूरी तरह से तैयार हो। कुछ कश लगाने के बाद अर्जुन ने सिगरेट जमीन पर फेंक अपने जूते से मसलकर बुझा दी और वापस जीप की ड्राइविंग सीट पर आ गया। कालू भी छलांग लगा जीप की पिछली ओर से ऊपर चढ़ गया। अर्जुन ने जीप गांव की तरफ जाती छोटी सड़क पर मोड़ दी। अर्जुन जीप को धीरे धीरे गांव की तंग सड़कों पर चलाने लगा। दोपहर के सिर्फ 3 ही बजे थे, लेकिन गांव में जैसे मातम छाया हुआ था। सभी घर अंदर से बंद थे। शायद सभी लोग ब्रह्म राक्षस के डर से अपने अपने घरों में दुबक कर बैठे थे और प्रार्थना कर रहे थे कि शायद आज की रात ब्रह्म राक्षस उन्हें छोड़ किसी और को अपना शिकार बनाए। अर्जुन ने जीप रोकी और नीचे उतरकर खाली सड़क पर चलने लगा। आदि और कालू भी मेजर के पीछे पीछे चलने लगे। उन्होंने महसूस किया कि कुछ लोग अपने घरों की खिड़कियों को थोड़ा खोलकर उन्हें ही देख रहे थे। तभी एक घर का दरवाजा खुला और एक बूढ़ा आदमी बाहर आया और अर्जुन से बोला, बेटा, ये गांव शापित है, अभी भी समय है, अंधेरा होने से पहले यहां से चले जाओ। रात को यहां भैरव नाम का एक ब्रह्म राक्षस आता है और लोगों को अपना शिकार बनाता है। मेजर अर्जुन ने बूढ़े को शांत करते हुए कहा, बाबा, मैं जानता हूं भैरव के बारे में। यही कारण है कि मैं अपने साथियों के साथ यहां उस ब्रह्म राक्षस का सामना करने आया हूं। आप हमारी चिंता मत करें। अगर महाकाल ने चाहा तो भैरव का अंत जल्दी ही होगा। बूढ़े ने हैरानी से पूछा, कौन हो तुम बेटा? अर्जुन ने अपनत्व जताते हुए कहा, मैं भी आपकी ही तरह इन काली ताकतों का सताया हुआ हूं, लेकिन आप अब चिंता मत कीजिए, ये सबब खत्म होने वाला है। बूढ़े की आंखों में एक चमक सी आ गई, जैसे उसे महसूस हो रहा था कि उनके कष्टों का अंत नजदीक है। उसने दूसरे लोगों को आवाज लगाई और गांव वाले अपने घरों से बाहर निकल आए और उन्हें घेर कर खड़े हो गए। अर्जुन ने गांव वालों से सभी गायब हुए लोगों के बारे में पूछा, उनके परिजनों को सांत्वना दी और फिर लोगों को विश्वास दिलाया कि अब जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। शाम ढलने को थी तो अर्जुन ने सभी गांव वालों को घरों के अंदर जाने को कहा और सभी लोग घरों के अंदर चले गए। मेजर अर्जुन, आदित्य और उनका काला पहाड़ी कुत्ता कालू गांव के उस खंडहर शिव मंदिर के पास पहुंचे। अंधेरा हो चुका था और अब तक सब कुछ असामान्य रूप से शांत था, लेकिन आधी रात होते ही हवाएं तेज होने लगी। एक घर का दरवाजा खुद ब खुद खुला और अचानक उस घर में से एक आदमी हवा में उठा और उसकी चमड़ी जलने लगी। अर्जुन ने जल्दी से कुछ गंगा जल उस आदमी पर छिड़कते हुए मंत्रों का उच्चारण किया और वो आदमी वापस जमीन पर आ गया। तभी दूर एक दिल को दहला देने वाली गर्जना सुनाई दी। अर्जुन और आदित्य ने अपनी धार्मिक प्रतीकों से बनी बंदूक उठाई और उस गर्जना की आवाज की दिशा में तान दी।
तभी कालू ने जंगल की ओर देखकर जोर से भौंकना शुरू किया। भैरव वहीं था। उसने अर्जुन की ओर बढ़ना शुरू किया। लगभग 10-12 फुट ऊंचे भैरव की 6 भुजाएं थीं और उसका चेहरा किसी अघोरी साधु के जैसा सफेद था, लेकिन बहुत डरावना सा। उसकी आंखें लाल और लंबे लंबे दांत थे। उसने दूर से ही एक भाला अर्जुन की ओर फेंका, जिसे अर्जुन ने एक ही हाथ से पकड़कर रोक लिया। भैरव समझ गया था कि यह कोई साधारण मानव नहीं है। उसने हाथ से इशारा कर अर्जुन को हवा के उड़ाने का प्रयास किया, लेकिन नवरत्न कवच के कारण उसका कोई भी प्रभाव अर्जुन पर नहीं पड़ा। अपने वारों को खाली जाते देख तिलमिलाया हुआ भैरव अर्जुन की ओर बढ़ा और उसने अर्जुन की गर्दन पकड़ ली। अर्जुन ने फुर्ती से दुर्लभ धातु की छड़ अपनी बेल्ट से उतारी और एक जोरदार प्रहार भैरव के सिर पर किया। भैरव दर्द से चीख उठा और उसने अर्जुन की गर्दन छोड़ दी। छड़ पर मंत्र चमक रहे थे। भैरव सामान्य 2 हाथों के रूप में आ गया। अर्जुन कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगा। आदि गंगा जल भैरव पर छिड़कने लगा। इससे क्रोधित हो भैरव आदि की तरफ दौड़ा और आदि ने जल्दी से अपनी गन निकल भैरव पर फायर कर दिए, लेकिन गोलियों का कुछ ज्यादा असर भैरव पर नहीं हुआ और वह गुस्से से आदि की ओर बढ़ने लगा। अर्जुन बिजली की तेजी से आदि और भैरव के बीच आ गया और उसने अपनी तलवार निकालकर एक जोरदार वार भैरव पर किया। तलवार के वार से भैरव वहां से गायब हो गया। मेजर और आदि एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे, क्योंकि यह पहली बार हुआ था कि कोई काली शक्ति तलवार के प्रहार के बाद बची हो, जबकि तलवार के प्रहार की बाद हर दानव आग में जलकर भस्म हो जाता है। आदि ने अर्जुन से पूछा, यह कैसे हुआ मेजर? पहली बार तलवार का वार खाली गया है। अर्जुन ने जवाब दिया, पता नहीं, मैं भी हैरान हूं। सुबह होने को थी और अर्जुन ने आदि को सिड को वीडियो कॉल करने को कहा। सिद्धार्थ ने उन्हें बताया, मैंने पता किया है कि क्यों भैरव अचानक सैकड़ों सालों बाद फिर से जाग गया। दरअसल कुछ दिनों पहले आए भूकंप के कारण जिस कलश में भैरव की राख थी, उसके ऊपर लगा अभिमंत्रित यंत्र टूट गया और भैरव आजाद हो गया। भैरव को तलवार से नहीं मारा जा सकता, क्योंकि उसकी सारी शक्तियां उसकी राख के साथ यहीं गांव में कहीं दफन है, और जब तक उस राख की पवित्र अग्नि में नहीं डाला जाएगा तब तक भैरव खत्म नहीं होगा। तुम्हें उस राख के कलश को ढूंढकर भैरव की मौजूदगी में उसे पवित्र अग्नि में डालना होगा। अर्जुन ने सिड को धन्यवाद किया। अब सूरज उगने लगा था। गांव वाले अपने घरों से बाहर निकल आए और अर्जुन और आदि का शुक्रिया करने लगे। कई दिनों में पहली बार रात को गांव का कोई आदमी मरा नहीं था। आदित्य ने गांव के एक बुजुर्ग से सुना था कि भैरव की राख पुराने शिव मंदिर के नीचे दबी है, लेकिन मंदिर के पास जाना मतलब मौत को बुलाना था, क्योंकि वहां भैरव का पहरा है और वहां जाने वाला कोई वापस नहीं आया। अर्जुन ने कुछ गांव वालों को साथ लिया और पुराने मंदिर की ओर चल पड़ा। अर्जुन के कारण उन डरे सहमे गांव वालों में साहस भर गया था और वो अपनी जान की परवाह न करते हुए मंदिर में आकर जमीन खोदने लगे। दिन भर खोदने के बाद उन्हें कलश मिल गया। अब बस उन्हें भैरव के आने का इंतजार था। इस बार गांव वालों ने अपने घरों के अंदर जाने से मना कर दिया और चारों तरफ मशालें जला दी। आधी रात हो गई, फिर अचानक तेज हवा चलने लगी और चारों ओर मंत्रोच्चार की ध्वनि गूंजने लगी। एक राक्षस ही सही था तो भैरव एक विद्वान ब्राह्मण ही। चारों तरफ से आती इस ध्वनि ने कालू को भ्रमित कर दिया और वो हर दिशा में देखकर भौंकने लगा। तभी 2 गांव वाले हवा में उठने लगे। अर्जुन ने कुछ मंत्र पढ़ उन पर गंगा जल का छिड़काव किया और वो नीचे आ गए। अर्जुन ने आदि को अग्निबाण मंत्र का उच्चारण करते हुए पवित्र अग्नि को जलाने को कहा। आदि मंत्रों का उच्चारण करते हुए अग्नि जलाने लगा। भैरव अब उनके सामने नहीं आ रहा था, बल्कि दूर से की अपनी माया का प्रयोग कर रहा था। वो अर्जुन का ध्यान भटकने के लिए गांव वालों पर दूर से ही कभी आग और कभी किसी दूसरी तरह का प्रहार कर रहा था। अब अर्जुन का पूरा ध्यान गांव वालों को बचाने पर ही था। भैरव को यह आभास था कि उसकी माया अर्जुन और आदि पर कोई असर तो नहीं करेगी, लेकिन वो गांव वालों पर जरूर असर करेगी। तो सीधा अर्जुन से लड़ने की बजाय उसने दूर से ही गांव वालों पर हमला शुरू कर दिया। अर्जुन इधर से उधर गांव वालों को बचाने दौड़ रहा था। उसने सोचा नहीं था कि भैरव इस तरह छल का प्रयोग करेगा। तभी अचानक तेजी के अंधेरे से निकलकर
भैरव ने त्रिशूल से अर्जुन पर हमला कर दिया। अर्जुन जल्दी से हटा, लेकिन त्रिशूल उसके कंधे पर लगा और भैरव ने धक्का मारकर अर्जुन को जमीन पर गिरा दिया और एक पांव अर्जुन की छाती पर रख फिर से त्रिशूल से वार करने ही वाला था कि आदि चीखा, भैरव। भैरव ने आदि की तरफ देखा कि आदि हाथ में भैरव की राख का कलश पकड़े हुए था। भैरव के देखते ही आदि ने वो कलश पवित्र अग्नि में पटक कर फोड़ दिया। राख के अग्नि में गिरते ही भैरव चीखा और आग की लपटों ने उसे घेर लिया। चारों ओर भैरव की दर्दनाक चीखें गूंजने लगीं और फिर सन्नाटा छा गया। भैरव के खत्म होते ही आसमान से काले बादल गायब हो गए और तारे दिखाई देने लगे। हवा शांत हो गई और पहली बार गांव पर से वह श्राप हट चुका था। गांव वाले अर्जुन और आदि के पैरों में पड़ने लगे और उन्होंने बड़ी मुश्किल से गांव वालों को रोका। गांव वालों के लिए वे भगवान के समान थे। आदि ने अर्जुन के कंधे पर पट्टी करते हुए कहा, मेजर, अगर ये त्रिशूल 4 इंच नीचे होता तो आज राम नाम सत्य हो जाता। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, डांड को मारने से पहले मैं मरने वाला नहीं, और अगर मैं ना भी रहूं, तुम और कालू तो हो ना इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। आदि ने मन ही मन सोचा, ये नहीं सुधरने वाले। अर्जुन ने अपना बैग और बेल्ट, जिसमें सभी पवित्र चिन्ह और हथियार थे, आदि को थमाया और अपनी पास में दूसरे बैग से एक फ्लास्क निकाला और रम के 2 घूंट पिए। उसके मन में संतोष था कि उसने आज फिर निर्दोष लोगों को बचाया, लेकिन एक कसक हमेशा की तरह उसके मन में थी कि कब डांड उसके सामने आएगा। वह उठा और सिगरेट को सुलगाकर कुछ टहलने निकल गया और कालू उसके साथ चल दिया। आदि ने अपना बैग खोल लैपटॉप निकाला और सिड को सारे घटनाक्रम की रिपोर्ट ईमेल कर दी और रिपोर्ट की एक कॉपी अपने लैपटॉप के फोल्डर में भी सेव कर ली। उस फोल्डर का नाम था मेजर, अंधेरे का योद्धा। आदि शायद मेजर पर कोई किताब लिख रहा था, जिसके बारे में उसने अभी अर्जुन को भी नहीं बताया था। उसके अंदर का जर्नलिस्ट अभी भी जिंदा था और वो बस दूर चलते हुए मेजर को सम्मान से देख रहा था। अब उसे अगले केस का इंतजार था जो जल्दी ही सिड भेज देगा। दोस्तों, ये थी मेजर अर्जुन और उसकी टीम की पहली कहानी। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप इस कहानी को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि ये कहानी आपके दोस्तों तक भी पहुंचे। यहीं पर हम आप सभी से ये कहना चाहते हैं कि हम सिगरेट और शराब के सेवन को बढ़ावा नहीं दे रहे, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक हैं और सभी को इनके सेवन से बचना चाहिए। मेजर आर्मी में थे तो आर्मी कल्चर में हद में रहते हुए शराब के सेवन पर कोई पाबंदी नहीं होती, और जैसा जीवन मेजर अर्जुन का रहा है, शायद जीवन के किसी मोड़ पर उन्हें सिगरेट की लत लग गई होगी और ये उनके कैरेक्टर का एक हिस्सा है। तो आशा करते हैं कि आप इन बुराइयों से दूर रहेंगे। अब आप सबसे यह रिक्वेस्ट है कि आप अपना भरपूर प्यार मेजर अर्जुन, आदि और कालू को दें ताकि हम जल्द से जल्द उनकी नई कहानी आपके सामने लाएं। अब हम इस वादे के साथ आपसे विदा लेते हैं कि जल्द ही एक नई कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखें और खुश रहें।